Hello, I am Shahnawaz, and today we are continuing Reflection and Refraction Part 2. And today we will discuss in this video lecture what is light and important facts about light. प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम सराउंडिंग ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, किस तरह से हम अलग अलग थिंग्स को देख सकते हैं, उन्हें विजुलाइज कर सकते हैं. हमने पाया कि लाइट वाज द बेसिक थिंग ड्यू टू विच वी आर एबल टू सी एनीथिंग और वी आर एबल टू विजुलाइज एनीथिंग. बेसिक कंपोनेंट या बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो था वो था लाइट. तो चलिए आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली लाइट होता क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और इस सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लाइट वी विल डिस्कस इन दिस लेक्चर. अगर हम लाइट की बात करें या लाइट के नेचर की बात करें तो बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है शुरू से ही. हंड्रेड्स ऑफ ईयर से काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहा. अलग अलग साइंटिस्ट आए, उन्होंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू अपनी अलग अलग थ्योरीज दी. फॉर एग्जांपल न्यूटन आए, न्यूटन ने प्रपोज किया लाइट इज़ मेड अप ऑफ द पार्टिकल्स, लाइट जो है वो पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है. बाद में हाइजन्स आए, हाइजन ने अपने एक्सपेरिमेंट से, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट से प्रूव करके दिखाया कि लाइट इज़ बेसिकली अ वेव. या लाइट जो है वो नंबर ऑफ सेकेंडरी वेव्स के कॉम्बिनेशन से मिलकर बना है, जिसमें एक वेव फ्रंट भी होता है. बाद में फिर प्लैंक्स आए, प्लैंक ने स्पेशली विजिबल लाइट के लिए कहा है कि लाइट तो अगेन पार्टिकल से ही बना है. लाइट में एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं जिन्हें एनर्जी के बंडल्स कहा जाता है. तो इस तरह से दो थ्योरीज आई हमारे सामने लाइट के बारे में कि लाइट में भी अ पार्टिकल, लाइट में भी अ फिर जो स्टैंडर्ड थ्योरीज आई, जो मॉडर्न थ्योरीज आई, उन्होंने ये कंसिडर किया कि लाइट एक्चुअल में ड्वेल नेचर रखता है. लाइट वेव भी हो सकता है, लाइट किसी कोई पार्टिकल से बना हुआ भी हो सकता है. लाइट एक्चुअली जब किसी मटेरियल से या किसी मैटर के साथ में इंटरेक्ट होता है तो ये बिहेव करता है एक पार्टिकल की तरह, और जब लाइट किसी वेव के साथ में इंटरेक्ट होता है तो ये बिहेव करता है लाइक अ वेव. Nowadays it is considered that light has a dual nature. Light behaves as a particle when interacting with the matter and as a waves when interacting with the waves. At later stage we may have a different consideration for the nature of light. Conclusively या consolidately, लाइट इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच पजेस द एनर्जी एंड विच प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन. लाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है हम देखते हैं. लाइट बेसिकली एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें एनर्जी होती है और जो सेंसेशन ऑफ विजन प्रोड्यूस करता है. इट मीन्स जो हमें किसी चीज़ को देखने में मदद करता है या हमारी आइज़ में सेंसेशन प्रोड्यूस करता है ताकि हम चीज़ों को विजुअलाइज कर सकें. तो चलिए कुछ प्रॉपर्टीज़ देखते हैं. जैसा अभी हमने कहा इसकी डेफिनेशन में कि लाइट इज़ बेसिकली एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी अगर हम देखते हैं तो लाइट वेव इज़ ए ट्रांसवर्स वेव ऑल्सो. तो लाइट बेसिकली एक ट्रांसवर्स वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है. नॉर्मली जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है वो ट्रांसवर्स वेव ही होती है. तो चलिए देखते हैं ट्रांसवर्स का मीनिंग क्या है. यहाँ पर एक वर्ड जो आया है ट्रांसवर्स. ट्रांसवर्स वर्ड का मीनिंग नॉर्मली होता है परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर एक्चुअल में क्या, यहाँ पर आप देख रहे हैं नीचे एक स्ट्रक्चर दिया हुआ है आपको, अल्टरनेटिंग करंट की तरह दिख रहा है. प्रीवियस चैप्टर्स में हमने अल्टरनेटिंग करंट पढ़ा है. कुछ इसका स्ट्रक्चर भी इसी तरह का था जिसमें इस तरह के अप डाउन जो ऑस्किलेशंस हैं बेसिकली आप देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरह से अप डाउन जो ऑस्किलेशंस हैं. तो ये ऑस्किलेशंस जो हैं ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. अगर मैं कहूँ कि बेसिकली वेव किस तरफ जा रही है तो वेव बेसिकली इस तरफ लेफ़्ट टू राइट की तरफ ट्रैवल कर रही है. हम यहाँ कह सकते हैं कि वेव के जो ऑस्किलेशंस है, दिस ऑस्किलेशन अप डाउन दिस ऑस्किलेशंस आर बेसिकली परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. ये जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में यहाँ पर क्या हो रहे हैं, इसके ऑस्किलेशंस हो रहे हैं. यहाँ पर ट्रांसवर्स वर्ड का मीनिंग यही है कि बेसिकली अ वेव विच हैज़ अ परपेंडिकुलर ऑस्किलेशन विद रिस्पेक्ट टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज कॉल्ड द ट्रांसवर्स वेव. ट्रांसवर्स वेव से मीनिंग यहाँ पर क्लियर हुआ. अब एक बात और है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. तो देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वर्ड जो आया है, दिस थिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो नाम से क्लियर हो रहा है इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक. यहाँ पर जो ट्रांसवर्स वेव होती है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं. पहला होता है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और दूसरा होता है मैग्नेटिक कंपोनेंट. कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रिक कंपोनेंट होता है, एक मैग्नेटिक कंपोनेंट होता है. मैग्नेटिक कंपोनेंट को नॉर्मली H से डिफाइन किया जाता है. यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर. और सबसे खास बात ये है कि ये दोनों कंपोनेंट डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के भी क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं. हम यहाँ कह सकते हैं कि ये जो ऑस्किलेशन है वेव के, जो बेसिकली इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट से मिले हुए होते हैं या इनसे मिलकर बने हुए होते हैं, जो दोनों की दोनों परपेंडिकुलर होते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के. तो यहाँ पर ये थ्योरी प्रूफ करती है कि लाइट बेसिकली क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसमें इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी होता है, मैग्नेटिक कंपोनेंट भी होता है. बोथ
आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और ये दोनों कंपोनेंट ही डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होते हैं। इट मीन्स कि जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल हो रहा होता है उसके भी परपेंडिकुलर होते हैं, तो दैट्स वाई इसे ट्रांसवर्स वेव भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं लाइट की। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, इट डज नॉट नीड अ मटेरियल मीडियम टू ट्रैवल। लाइट को किसी भी तरह के मटेरियल मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने के लिए। लाइट वेव कैन ट्रैवल इन द वैक्यूम ऑल्सो। क्लियर? किसी भी तरह के मटेरियल मीडियम की लाइट को ज़रूरत नहीं पड़ती ट्रैवल करने की। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बिकॉज लाइट का सबसे बड़ा सोर्स कौन है? सन। हम देख सकते हैं सन इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइट, जो कहाँ पर है? जो अर्थ से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतनी दूरी पर है, और ऑब्वियसली कहाँ पर है? अर्थ के बाहर तो सब कुछ क्या है? वैक्यूम है। वैक्यूम का मीनिंग क्या होता है? इट इज एम्प्टी, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ना एयर है ना गैसेज है। ठीक है, इट मीन्स इट इज़ कंसिडर्ड एज एन एम्प्टी स्पेस। तो यहाँ पर क्योंकि ये वैक्यूम में कुछ भी नहीं है और अर्थ के बाहर 15 करोड़ किलोमीटर दूर सन है, और सन से लाइट अर्थ तक पहुँच रहा है। इट मीन्स कि सन से जो आने वाला लाइट है उसको किसी की मदद की ज़रूरत नहीं मिल रही, किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है उसे अर्थ तक पहुंचने के लिए। वो इजीली विदाउट एनी सपोर्ट, विदाउट एनी मीडियम, इजीली ट्रैवल करता हुआ अर्थ तक पहुंच रहा है। तो ये चीज़ शो कर रही है, ये फिनोमिना शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती है या फिर जो लाइट होता है उसको किसी भी तरह के मीडियम की ज़रूरत नहीं होती ट्रैवल करने के लिए। विदाउट एनी मीडियम, विदाउट एनी सपोर्ट इट कैन ट्रैवल। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो लाइट वेव के स्ट्रक्चर की मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको जो स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, जो इस तरह का अप डाउन ऑस्किलेशन था, ऑब्वियसली हमने अल्टरनेटिंग करंट में पढ़ा है इसे बहुत अच्छे से कि इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है वो बेसिकली एक कंप्लीट साइकिल होता है जिसमें एक नेगेटिव हाफ साइकिल और एक पॉजिटिव हाफ साइकिल का कॉम्बिनेशन है। सो ये जो रेफरेंस लेवल है, जीरो लेवल, इसके ऊपर वाला कहलाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड देन नीचे वाला कहलाता है नेगेटिव हाफ साइकिल। इसको थोड़ा और डीपली हम लोग देखें तो पॉजिटिव हाफ साइकिल की जो मैक्सिमम वैल्यू है, इट मीन्स कि ये दिस इज अ पीक वैल्यू इन द पॉजिटिव हाफ साइकिल, इसे नॉर्मली कहा जाता है वेव क्रेस्ट। और जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल में जो पीक वैल्यू है दैट इज कॉल्ड द वेव ट्रफ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेसिकली द वेव वेराइंग फ्रॉम द वेव क्रेस्ट टू वेव ट्रफ। और अगर मैं बात करूँ तो हाइट बिटवीन वेव क्रेस्ट टू वेव ट्रफ, द हाइट बिटवीन वेव क्रेस्ट टू वेव ट्रफ इज कॉल्ड द वेव हाइट। सो वेव हाइट की अगर हम बात करें तो किसी लाइट वेव में वेव क्रेस्ट से वेव ट्रफ के बीच की जो हाइट होती है दैट इज कॉल्ड द वेव हाइट। चलिए और देखते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। अगर मैं बात करूं इस तरह से वेव क्रेस्ट की, तो दो सक्सेसिव वेव क्रेस्ट जो हैं, सक्सेसिव वेव क्रेस्ट, इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द वेवलेंथ ऑफ द लाइट। अगर उसी तरह से अगर मैं बात करूं तो दो सक्सेसिव वेव ट्रफ के बीच की जो वेवलेंथ होगी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड द wavelength of the light. So wavelength is basically defining the length of the wave. So wavelength is one of the very important terminology related to the wave structure of the light. और यहाँ पर आपको फिर से एक बार बता दूँ कि the distance between the two successive wave crest is called the wavelength, और the distance between the two successive wave trough is called the wavelength. Wavelength is very important parameter related to the wave structure. और यहाँ पर बता दूँ वेवलेंथ का साइज़ जो है वही डिफाइन करता है कि लाइट किस कलर का होगा। हम आगे अभी आने वाली स्लाइड्स में देखेंगे बेसिकली द कलर ऑफ लाइट इज़ डिफाइंड बाय दिस साइज ऑफ द वेवलेंथ। एंड वन मोर थिंग वी विल डिस्कस हेयर, जो वेव क्रेस्ट है और वेव ट्रफ है इसे नॉर्मली एंटी नोड्स भी कहा जाता है, इन्हें एंटी नोड्स भी कहा जाता है। और जो जीरो वैल्यूज़ ऑफ द लाइट है, जैसे ये सपोज यहाँ से लाइट चलना स्टार्ट हुआ, ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुँचा, देन इट इज़ डिक्रीजिंग अगेन एंड कम्स टू जीरो, देन अगेन इंक्रीजिंग इन द नेगेटिव डायरेक्शन रीचेस टू द पीक वैल्यू दैट इज़ अ वेव ट्रफ, एंड देन अगेन इंक्रीजिंग towards the zero value. So it is basically comes twice in a at the zero level in a cycle. तो ये जो जीरो लेवल है इन्हें कहा जाता है नोड्स, और जो इसके पीक लेवल्स हैं, पीक लेवल चाहे वो वेव क्रेस्ट हो या वेव ट्रफ हो, these are called the एंटी नोड्स। अब जैसा अभी हमने डिस्कस किया कि बेसिकली लाइट को ट्रैवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती, पर सपोज लाइट अगर अर्थ में एंटर हो गया है सन से आकर, तो ऑब्वियसली यहाँ पर इसे मीडियम मिलेगा, इसे अलग अलग तरह की गैसेस मिलेगी, इसे एयर मिलेगी। सो ये जो मीडियम है, इस मीडियम की डेंसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। व्हाट इज़ द मीडियम की डेंसिटी? सपोज ये हमारा मीडियम है, यहाँ से लाइट ट्रैवल कर रहा है, इस तरह से लाइट ट्रैवल कर रहा है, तो ये जो मीडियम है, इट मीन्स मीडियम कुछ भी, सपोज एयर हो सकता है या कोई मटेरियल हो सकता है, कोई मेटल हो सकता है, नॉन मेटलिक थिंग्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। सो यहाँ पर अगर हम इस मीडियम की क्वालिटी की बात करें कि भाई मीडियम इतने रीजन में कैसा है, सपोज हम देखते हैं कि सपोज ये हमारा मीडियम है, दिस मीडियम, अगर यहाँ पर इस पर्टिकुलर रीजन में मैं बात करूँ कि भाई मीडियम कैसा है,
फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर डिस्कस किया कि मीडियम कैसा है, यहाँ पर इसकी डेंसिटी कैसी है, देन अगेन यहाँ पर मैंने डिस्कस किया यहाँ पर इसकी डेंसिटी कैसी है, यहाँ पर इसकी क्वालिटी डेंसिटी कैसी है। तो मैंने पाया कि थ्रू आउट द होल मीडियम ये कैसा है, बिल्कुल सेम है, इक्वल है। तो मैं इसे कहूँगा आइसोट्रॉपिक मीडियम। आई विल टर्म्ड एज ए आइसोट्रॉपिक मीडियम। सो आइसोट्रॉपिक मीडियम का मतलब ये होता है ऐसा मीडियम जो पूरी तरह अपनी थ्रू आउट द लेंथ पूरी की पूरी डायमेंशंस में एक जैसा हो, कहीं पर भी इसमें किसी तरह का कोई वेरिएशन नहीं है। सो इस तरह के आइसोट्रॉपिक मीडियम में जब भी लाइट ट्रैवल करता है तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है, इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। तो लाइट के इस तरह के प्रोपोगेशन को नॉर्मली एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से शो किया जाता है एरो से, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन ये शो कर रही होती है कि लाइट इज ट्रैवलिंग इन द स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डाइवर्सिफिकेशन इन इट्स पाथ। और ये जो एरो शो करता है ये इसकी डायरेक्शन को शो करता है कि लाइट इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में शो हो रहा है। सो ये जो सिंगल लाइन विद एरो इंडिकेशन इसे कहा जाता है रे ऑफ लाइट। जो सिंगल लाइन जो बेसिकली लाइट को रिप्रेजेंट कर रही होती है विद द एरो हेड, इसे कहा जाता है रे ऑफ लाइट। और जब ऐसी नंबर ऑफ लाइट रेज की बात की जाती है, जब ऐसी नंबर ऑफ लाइट रेज की हम बात करते हैं तो ऐसी नंबर ऑफ लाइट रेज का जो कॉम्बिनेशन है दिस इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। सो नंबर ऑफ लाइट रेज का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, बीम ऑफ लाइट। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन एन आइसोट्रॉपिक मीडियम, अ मीडियम विच हैज़ द सेम प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द मीडियम, लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन विच शोज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट इज कॉल्ड द रे ऑफ लाइट इज शोन इन द फिगर। आप देख सकते हैं यहाँ पर। एंड द बंडल ऑफ रे ऑफ लाइट इज कॉल्ड द बीम ऑफ लाइट। अ बीम ऑफ लाइट इन विच द रे प्रोपोगेट पैरेलल टू ईच अदर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर कि ऐसी बीम ऑफ लाइट जहाँ पर नंबर ऑफ लाइट रेज कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, सो इसे कहा जाएगा पैरेलल बीम ऑफ पैरेलल रेज, या पैरेलल बीम भी कहते हैं इसे बीम ऑफ पैरेलल रेज भी कहते हैं, या फिर हम इसे कह सकते हैं पैरेलल बीम या बीम ऑफ पैरेलल रेज। द बंडल ऑफ रेज of light is called the beam of light. A beam of light in which the rays propagate parallel to each other is called the parallel beam of light. अब ये सारी की सारी लाइट रे किसी पर्टिकुलर बीम में पैरेलल ना होकर इस तरह से डाइवर्जेंट भी हो सकती है। इट मीन्स कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई भी हो सकती है। आप देख रहे हैं यहाँ पर लाइट रेज निकल रही है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से निकलती हुई नज़र आ रही है। इट मीन्स कि ये डाइवर्जेंट सी नज़र आ रही है हमें। इस तरह की बीम को कहा जाता है डाइवर्जेंट बीम। उसी तरह से अगर कोई ऐसी बीम भी हो सकती है जहाँ पर नंबर ऑफ लाइट रेज किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर मिलती हुई नज़र आ रही है। इट मीन्स हमें ऐसा लग रहा है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर ये कन्वर्ज हो रही है तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द कन्वर्जेंट बीम। सो आप देख सकते हैं बीम ऑफ लाइट इन विच द रे प्रोपोगेट इन सच अ वे दैट दे मूव आउट ऑफ द पॉइंट इज कॉल्ड द डाइवर्जेंट बीम, एंड द बीम ऑफ लाइट इन विच द रेज प्रोपोगेट टू मीट अ पॉइंट इज कॉल्ड द कन्वर्जिंग बीम। तो हमने देखा किस तरह से यहाँ पर लाइट बीम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, पैरेलल बीम, कन्वर्जिंग बीम एंड डाइवर्ज। अब देखिए हमने यहाँ पर अभी डिस्कस किया कि बेसिकली लाइट रे जो है वो किसी मीडियम में ट्रैवल हो ये ज़रूरी नहीं, इट मीन्स कि उसे मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन अभी हमने ये भी कहा कि जब वो अर्थ में एंटर होता है तो उसे मीडियम ज़रूर मिलता है रास्ते में, या मीडियम के थ्रू ही प्रोपोगेट होती है। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है इसके रिगार्डिंग कि बेसिकली जब लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं सपोज़ ये लाइट रे आ रही है, बहुत सारी अलग अलग कलर्स की आपको लाइट रे नज़र आ रही होगी। सपोज़ ये अभी एयर से इस पर्टिकुलर मीडियम में आ रही है। इट मीन्स कि ये कोई यहाँ पर कोई मटेरियल का टुकड़ा रखा हुआ है, मटेरियल का पीस रखा हुआ है, यहाँ पर इस पर्टिकुलर मटेरियल के पीस से क्या हो रही है, स्ट्राइक हो रही है। तो यहाँ से क्या हो रहा है कि जो लाइट रेज है वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। हम कह सकते हैं कि जिस मटेरियल पीस इज ऑल्सो अ मीडियम, और ये एयर इज़ ऑल्सो अ मीडियम। यहाँ पर 2 तरह के मीडियम है हमारे पास। सो लाइट रेज बेसिकली एंटरिंग फ्रॉम द वन मीडियम टू अनदर मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आ रही है। तो जब भी लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है या फिर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंट्रैक्ट होती है तो लाइट रे या तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। रिफ्लेक्ट होने का मतलब ये होता है कि लाइट रे जिस मीडियम से आई टकराकर वापस उसी मीडियम में पहुंच जाए, या फिर लाइट रे जो है वो दूसरे वाले मीडियम से एब्जॉर्ब हो जाती है, या फिर हम ऐसा कहें कि जो दूसरा मीडियम है वो लाइट रे को एब्जॉर्ब कर लेता है, या फिर हम ऐसा कहें कि द थर्ड थिंग लाइट रे सीधे सीधे ट्रांसफ़र हो जाती है, सीधे सीधे उसे क्रॉस करके आगे निकल जाती है। इट मीन्स कि ये जो मीडियम होता है सेकंड मीडियम, ये पहले मीडियम से आने वाली लाइट रे को सीधा सीधा ट्रांसमिट कर देता है। तो दिस इज़ कॉल्ड द बेसिकली ट्रांसमिशन ऑफ द लाइट रे, या फिर इसे रिफ्रैक्शन की कैटेगरी में भी रखा जाता है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग थ्रू द वन मीडियम स्ट्राइक्स अनदर मीडियम, अ पार्ट ऑफ द लाइट मे बी रिफ्लेक्टेड, अ पार्ट मे बी ट्रांसमिटेड एंड अ पार्ट मे बी एब्जॉर्ब्ड।
Which particular part is dominant depends on the nature of medium which the ray strikes. तो यहाँ पर लाइट रे रिफ्लेक्ट होगी, एब्जॉर्ब होगी या रिफ्लेक्ट होगी, ये डिपेंड करेगा उस मीडियम के नेचर पर. तो इसी तरह से नॉर्मली हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल कि अगर कोई हाईली पॉलिश्ड सरफेस है, सपोज कोई चमकीली सतह है ना, कोई चमकीली सतह या कोई सपोज मिरर है, तो वहाँ से लाइट रे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है. इट मीन्स लाइट रे जिस मीडियम से आ रही होती है वापस उसी मीडियम में पहुंच जाती है. अगर मैं बात करूं किसी ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब की, कोई ग्लास का टुकड़ा है ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब, तो वो क्या करेगा, मैक्सिमम लाइट रे को ट्रांसमिट कर देगा. इट मीन्स लाइट रे को रिफ्लेक्ट ना करते हुए आगे ट्रांसमिट कर देगा. सो जैसा मैंने कहा कि अलग अलग तरह के मटेरियल जो हैं वो अलग अलग तरह की प्रॉपर्टी शो करते हैं, अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करते हैं लाइट के लिए. सो यहाँ पर इसको ध्यान में रखते हुए इन मटेरियल मीडियम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ देयर बिहेवियर विथ लाइट. So all the substances do not allow the light to pass through them with equal edge. Substances are classified into the 3 groups on the basis of the extent to which the light passes through them. इनमें सबसे पहले होते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम. ट्रांसपेरेंट मीडियम इस तरह के मीडियम जो अपने में से पूरा लाइट पास कर देते हैं. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ये वाला मीडियम जो क्या कहलाएगा, ट्रांसपेरेंट मीडियम, जिसने पहले मीडियम से आने वाले मैक्सिमम लाइट पोर्शन को क्या कर दिया, पास कर. आप यहाँ भी देख सकते हैं इस तरह का मीडियम, देखिए इसने पूरे मीडियम को, पूरे लाइट को क्या कर दिया, पास कर दिया. कोई ग्लास हो सकता है ना, जो बेसिकली सारे लाइट को क्या कर देता है, क्रॉस कर देता है, पास कर देता है. एयर इज ऑल्सो अ ट्रांसपेरेंट मीडियम. सेकेंड मीडियम होता है ट्रांसल्यूसेंट मीडियम. ऐसा मीडियम जो कुछ पोर्शन लाइट का पास करता है, कुछ पोर्शन पास नहीं करता. फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं ऐसा कोई सपोज विंडो के अंदर आपने ऐसे ग्लासेस लगे हुए देखे होंगे, थोड़े से धुंधले टाइप के होते हैं, फेडेड टाइप के, जिनमें से दूसरी तरफ का कुछ पार्ट नज़र आता है, कुछ पार्ट नज़र नहीं आता. फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बेसिकली ऐसा कोई ग्लास होता है जहाँ से अदर साइड वाला जो पोर्शन है, ऑब्जेक्ट हमें धुंधला सा नज़र आता है. तो इस तरह के जो मटेरियल होते हैं, इस तरह के जो मीडियम होते हैं, वो नॉर्मली क्या करते हैं, लाइट का कुछ पोर्शन तो पास कर देते हैं लेकिन कुछ पोर्शन जो है वो इस तरह से रिफ्लेक्ट कर देते हैं. तो बेसिकली ये कहलाते हैं ट्रांसल्यूसेंट. इट मीन्स कि हम ऐसा कहते हैं कि इसने पार्शियली लाइट को क्रॉस किया हुआ है. या हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, इट अलाउज द लाइट टू पास पार्शियली, लाइक द ग्राउंडेड ग्लास हो सकते हैं, बटर पेपर हो सकता है, या उस तरह के फेडेड ग्लास हो सकते हैं जो नॉर्मली विंडोज़ के अंदर लगे हुए होते हैं. और थर्ड जो मटेरियल होते हैं या थर्ड मीडियम होते हैं ओपेक मीडियम या ओपेक मटेरियल, इस तरह के जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करते. फॉर एग्जांपल कोई वुड हो गया है ना, या कोई वॉल हो गई आपके घर की, आप घर के आर पार कभी भी देख नहीं पाते हो, वॉल के उस तरफ कौन है हम नहीं देख पाते. तो ऐसे सारे मटेरियल जिनके अदर साइड पर्सन को हम नहीं देख सकते, अदर साइड ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते. फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर एक मीडियम है, इसके सेकंड अदर साइड में जो हैंड है उसको आप नहीं देख पा रहे हो. क्यों? क्योंकि इसने लाइट को क्रॉस नहीं किया, लाइट को क्रॉस नहीं कर रहा है, इसलिए लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर रिटर्न आ नहीं पा रहा है. तो लाइट को पूरा क्या करते हैं, इस तरह के ओपेक मीडियम जो है वो पूरा लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर देते हैं. इट मीन्स लाइट को पार्शियली भी क्रॉस नहीं करते. तो इस तरह के मीडियम कहलाते हैं ओपेक मीडियम. तो यहाँ से क्लियर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर विथ लाइट. जो मीडियम होते हैं 3 तरह के होते हैं. ट्रांसपेरेंट मीडियम जो लाइट को पूरा पास कर देते हैं, ट्रांसल्यूसेंट मीडियम जो लाइट को पार्शियली पास करते हैं, और ओपेक मीडियम जो लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं करते. एक और प्रॉपर्टी देखते हैं स्पीड ऑफ लाइट के बारे में. हमने देखा कि बेसिकली लाइट अगर ट्रैवल कर रहा है तो इसकी कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, कोई ना कोई स्पीड ज़रूर होगी. तो स्पीड ऑफ लाइट की अगर हम लोग बात करें तो स्पीड ऑफ लाइट वैक्यूम में इट मीन्स कि अर्थ के बाहर जो स्पेस है हमारा, वहाँ पर अर्थ की जो लाइट की जो स्पीड होती है दैट इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड. या मैं ऐसे किलोमीटर में बात करूँ तो बेसिकली ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड. एक सेकंड में लाइट ट्रैवल करता है 3 लाख किलोमीटर. देखिए आपने पलक झपकाई, 1 सेकंड हो गया, लाइट जो है वो 3 लाख किलोमीटर ट्रैवल कर गया. कितना फास्ट. सबसे अगर मैं ओपन मीडिया की बात करूं तो ओपन मीडिया में इस लाइट से ज़्यादा फास्ट इस दुनिया में कुछ भी नहीं है. सबसे ज़्यादा फास्ट लाइट है. द लाइट इज़ द फास्टेस्ट एवर थिंग इन द यूनिवर्स इन द ओपन मीडिया. नथिंग इज़ फास्टर दैन द लाइट. हाँ, अगर वैक्यूम के अलावा मैं दूसरे मीडिया की बात करूँ, फॉर एग्जांपल मैं ग्लास की बात करूँ, मैं वाटर की बात करूँ, या किसी एयर की बात करूँ, तो दूसरे मीडिया में लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से कम होती है, इससे कम होती है. और अलग अलग मीडिया में अलग अलग लाइट की स्पीड होती है और ये डिपेंड करता है उस मीडियम की डेंसिटी पर, चलिए अब लाइट की बात कर रहे थे हम लोग, तो हमने बात की बेसिकली द बिगेस्ट सोर्स ऑफ द लाइट दैट इज़ द सन. तो सनलाइट की जब हम बात करते हैं तो हम सनलाइट को कैटेगरी में रखते हैं वाइट लाइट की. हम कहते हैं सनलाइट इज़ बेसिकली वाइट लाइट. अब देखिए यहाँ पर वाइट जो होता है वो नॉर्मली कलर को डिफाइन कर रहा होता है. यहाँ पर वाइट लाइट इसे इसलिए कंसिडर किया हुआ है
क्योंकि हम ये मानते हैं, हमारी हाइपोथेसिस कहती है, हमने एक्सपेरिमेंटली ये देखा है और बहुत से साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंटली इसे प्रूफ किया है कि जो सनलाइट होता है उसमें अलग अलग तरह के कलर्स होते हैं, उसमें नंबर ऑफ कलर्स होते हैं, या मैं ऐसा कहूँ कि द सनलाइट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। और सनलाइट जो होता है उसमें विजिबल स्पेक्ट्रम भी होता है, नॉन इनविजिबल स्पेक्ट्रम भी होता है, ऐसा स्पेक्ट्रम भी होता है जिसकी, ऐसा लाइट भी होता है जिसकी मदद से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं, और ऐसे लाइट भी होते हैं जिनकी मदद से हम दूसरे ऑब्जेक्ट को नहीं देख पाते। इट मीन्स कि वो इनविजिबल स्पेक्ट्रम। सो इसी तरह से कलर्स इन द वाइट लाइट की अगर हम लोग बात करें तो वाइट लाइट नॉर्मली हम कंसिडर कर रहे हैं सनलाइट को, ठीक है। और हम बात करें कि इसमें कौन कौन से कलर होते हैं, तो हमारी जो डिफरेंट कैलकुलेशन से कुछ एक्सपेरिमेंट्स है वो ये शो करते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरह का एक एक्सपेरिमेंट किया, अगर आपने सनलाइट को एक प्रिज्म से पास किया तो ये अलग अलग कलर्स में डिवाइड हो जाता है। ये जो कलर्स होते हैं ये बेसिकली 7 कलर्स होते हैं जो शुरू होते हैं बेसिकली वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज। आप देख सकते हैं वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए सबसे नीचे वॉयलेट कलर, देन आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो रेड कलर तक, इसी तरह से वॉयलेट से शुरू होकर आप ऊपर की तरफ आए रेड कलर तक। तो यहाँ पर ये टोटल 7 कलर्स होते हैं। ये 7 कलर्स एक के बाद आपको इस तरह से अपेयर होते हैं इस पर्टिकुलर वाइट लाइट विच इज़ कमिंग फ्रॉम द सन। ये सारे के सारे जो कलर्स होते हैं ये एक स्पेसिफिक मैनर में अरेंज्ड है, बिकॉज ये सारे के सारे कलर्स की वेवलेंथ अलग अलग। तो देखिए हम कह सकते हैं द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऑफ द डिफरेंट वेवलेंथ। मैंने जैसे कहा लाइट तो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसलिए इसके सारे कलर्स भी क्या कहलाएंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहलाएंगे। और ये कैसे होते हैं, अलग अलग वेवलेंथ के होते हैं। जब हमने वेवलेंथ की बात की थी तो आपको याद आ रहा होगा, बेसिकली मैंने कहा था इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन द 2 सक्सेसिव क्रेस्ट, है ना, 2 सक्सेसिव क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस है। तो ऑब्वियसली इसको हम नॉर्मली मेज़र करते हैं मीटर्स में, या फिर इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म होती है एंगस्ट्रॉम। सो वेवलेंथ को मेज़र करने के लिए एक स्पेशल यूनिट होती है हमारे पास एंगस्ट्रॉम, जिसे हम ए के ऊपर इस तरह से एक ज़ीरो से शो करते हैं, या हम इसको मीटर्स में भी मेज़र कर सकते हैं वेवलेंथ को। तो नॉर्मली जो वेवलेंथ होती है, हम इस तरह से अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो वायलेट कलर है उसकी वेवलेंथ यहाँ पर 400 लिखी हुई है, और यहाँ पर लिखा हुआ है वेवलेंथ इन द नैनोमीटर। सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि जो वेवलेंथ है ऑफ द वायलेट कलर है वो है 400 नैनोमीटर। 400 नैनोमीटर इट मीन्स 400, और नैनोमीटर होता है 10⁻⁹ मीटर। तो यहाँ से शुरू होकर ये पहुँचती है, रेड कलर के लिए वेवलेंथ होती है 700 नैनोमीटर। 700 नैनोमीटर इट मीन 700 इंटू 10⁻⁹ सो यहाँ पर हम देख सकते हैं बेसिकली ये होता है इसकी इन टर्म्स ऑफ मीटर जो उसकी यूनिट होती है। और अगर आप बात करेंगे एंगस्ट्रॉम के टर्म्स में, तो क्योंकि 10⁻⁻10 मीटर का एक एंगस्ट्रॉम होता है, तो आप यहाँ से भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं बेसिकली। तो ये हो जाएगा लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम से 7000 एंगस्ट्रॉम तक। सो ये जो रेंज आप देख रहे हैं 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर के बीच की जो रेंज है, ये बेसिकली कहलाता है विजिबल स्पेक्ट्रम। इसे हम बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम। विजिबल स्पेक्ट्रम इट मीन्स कि ऐसा स्पेक्ट्रम या ऐसा लाइट जिसको हम देख सकते हैं। ये सारे कलर्स को हम देख सकते हैं, हम वायलेट से लगाकर रेड कलर तक जितने भी कलर्स हैं सारे कलर्स को हम देख सकते हैं हमारी आइज से, ठीक है। या इस तरह की इस कलर के जो अलग अलग फिनोमिना है उसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द विजिबल स्पेक्ट्रम। और इस विजिबल स्पेक्ट्रम में जो 7 कलर है वायलेट से लेकर रेड तक, इनको याद करने के लिए अगर हम वायलेट का V, इंडिगो का I, ब्लू का B, ग्रीन का G, येलो का Y, ऑरेंज का O और रेड का R कंसिडर करें, तो इसको हम शॉर्टली इस तरह से विब्जियोर से भी याद रख सकते हैं। इससे आपको सीक्वेंस याद हो जाएगी कि पहले कौन सा कलर आएगा, बाद में कौन सा कलर आएगा। और अगर आप यहाँ पर एक चीज़ और देखें तो यहाँ पर मैंने कहा था वायलेट कलर के लिए 400 400 नैनोमीटर की वेवलेंथ है, जबकि रेड के लिए 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ है। तो यहाँ से समझ में आ रहा है कि द वेवलेंथ ऑफ द रेड कलर इज़ ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ द वायलेट कलर। और यहाँ से आप देखेंगे जिस तरह से आप वायलेट से स्टार्ट करके जैसे जैसे रेड की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वेवलेंथ क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज होती जा रही है। आप यहाँ पर वेवलेंथ के स्ट्रक्चर से भी देख सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से, तो यहाँ पर भी इस रेड के लिए अगर 2 क्रेस्ट के बीच की मैं डिस्टेंस देखूँ और इस पर्टिकुलर ब्लू कलर के लिए 2 क्रेस्ट के बीच की मैं डिस्टेंस देखूँ, तो बेसिकली क्या होगा, मुझे रेड के लिए ज़्यादा नज़र आएगी बजाय ब्लू के। तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि रेड कलर की वेवलेंथ क्या होती है, ज़्यादा होती है, और ब्लू कलर की वेवलेंथ कम होती है। तो हम कह सकते हैं द डिफरेंट कलर्स आर रिमेंबर्ड इन ऑर्डर टू इंक्रीजिंग वेवलेंथ एज ए विब्जियोर। विब्जियोर की अगर मैं बात करूँ, जो टर्म अभी हमने बात की है, इस टर्म में अगर हम देखें सो वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम है, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है। तो विब्जियोर के लिए वायलेट से स्टार्ट होकर रेड की तरफ जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, वेवलेंथ क्या होती जाती है, इंक्रीज़ होती जाती है,
ठीक है। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग थिंग है, आपको याद होना चाहिए। खास तौर से विजिबल स्पेक्ट्रम की रेंज 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, ये टर्म आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। सो आई होप कि आपको आज का लेक्चर मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा भी होगा इससे। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस लेक्चर को कम से कम 2 से 3 बार देखिए, ताकि छोटे छोटे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो सकें। और इसके रिगार्डिंग अगर और कोई डाउट आता है, यू कैन व्हाट्सअप टू मी। और हाँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आपको जो सामने फेस आइकॉन दिख रहा है उस पर आप क्लिक कीजिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि आने वाले फर्दर लेक्चर्स आप तक ईजिली पहुँच सकें। थैंक यू।